वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला सवाल, वाई आर मैंगो ट्रीज अनेबल टू ग्रो इन टेम्परेट क्लाइमेट, कि जो मैंगो ट्रीज होते हैं वो टेम्परेट कंडीशन में ग्रो क्यों नहीं करते। एज इट इज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैंगो ट्री आर अनेबल टू ग्रो इन टेम्परेट क्लाइमेट बिकॉज लो टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स। कि हमने देखा था 11th क्लास में कि जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनको वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेट साइड में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है, तो उस टाइम उस जगह पे एंजाइम्स वगैरह काम नहीं कर पाएंगे, डीनेचर वगैरह हो जाएंगे, तो इसलिए सही से मेटाबॉलिज्म नहीं चल पा रहा है। इसलिए जो मैंगो ट्रीज होंगे वो टेम्परेट कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है ऑर्गेनिज्म का डेट एंटर डाइपोज, जो डाइपोज में एंटर करता है। तो ये वाला जो टॉपिक है कहाँ से, डाइपोज, सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब डेहिसेंस वगैरह ये सब एनसीईआरटी में दे रखा था। अब ये सब टॉपिक कट चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टीनोथर्मल, यूरी थर्मल भी पढ़ाया होगा क्लास में, यूरी हेलाइन, स्टीलो हेलाइन भी पढ़ाया होगा। हालांकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ा दिया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर दे भी देते हैं तो आप कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि टॉपिक कट चुके हैं। तो अभी ये वाला तो देख लेते हैं क्योंकि 2014 में पूछा हुआ है कि जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, डाइपोज वाली स्टेज में जाते हैं। तो मैनी जू प्लैंक्टन जो हमें लेक में या फिर पॉन्ड में पाए जाते हैं, ये एक स्टेज में चल जाते हैं सस्पेंडेड डेवलपमेंट की, इसको हम कहते हैं डाइपोज। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे फॉरेन सीबीएसई फॉरेन 2010 में ही पूछा हुआ है कि भाई लिमिटिंग ग्राफ मॉडल बताना है हमें एंड नॉन लिमिटिंग बताना है। तो हमें पता है जो लिमिटिंग वाला होता है, लिमिटिंग वाला कौन सा होता है, वो एस शेप वाला, और नॉन लिमिटिंग वाला कैसा होता है, जे शेप्ड वाला। एस शेप वाले में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल देखने को मिलेगा। जे शेप में कैसा देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखने को मिलेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल मुझे किस में देखने को मिलता है, जे शेप में। एस शेप वाले की, जे शेप वाले की इक्वेशन क्या होती है, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn, या फिर इसको एल्गोरिथम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, nt इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। इसकी इक्वेशन क्या होगी, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन में k। इसकी वहाँ पे k का मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। k का मतलब क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आना चाहिए और ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पक्का आएगा। तो ये वो ग्राफ हो गया। तो ग्राफ देखो, एक साइड में अपनी एक्स एक्सेस हो चुकी है और एक साइड में अपनी वाई एक्सेस हो चुकी है। वाई एक्सेस पे लिख रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी, वाई एक्सेस पे दे रखी है पॉपुलेशन डेंसिटी, और एक्स वाली पे दे रखा है टाइम पीरियड, एक्स वाले पे दे रखा है टाइम पीरियड। ये जो ग्राफ है ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये वाला कौन सा ग्राफ है, एस शेप का है, सिग्मोइड ग्राफ है। कैसा है ये, सिग्मोइड ग्राफ है, सिग्मोइड एस शेप का कह दो, या फिर लॉजिस्टिक ग्राफ मॉडल है ये वाला, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाला कैसा है, जे शेप का। ये कैसा है, जे शेप का कह सकते हो, या फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ मॉडल है ये वाला। तो ये वाला तो जे शेप का हो गया कि मतलब शुरुआत में तो जो रेट ऑफ ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो कम थी, फिर जैसे जैसे वो स्टेबलाइज हुए उसके बाद में रिप्रोड्यूस जब करना शुरू किया तो बढ़ते गए बढ़ते जा रहे हैं, अनंत टाइम तक बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो जे शेप हो गया। एस शेप वाले में क्या था, एस शेप वाले में था कि स्टार्टिंग में स्लो थी, फिर बढ़े, स्टेबल होने के बाद में बढ़ते गए फिर एक टाइम ऐसा आया कि वापस से स्टेबलाइज हो चुके हैं, ठीक है, अब और नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो और वो कहाँ तक बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ के तक। के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, कि अब रिसोर्सेज क्या हो चुकी है, लिमिटेड हो चुकी हैं। तो ये वाला एस वाला हो गया, इसमें रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, और इसमें रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड हैं। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगी तो जे शेप आता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होती है तो एस शेप का कर्व आता है, और ये उनकी इक्वेशन भी हो चुकी हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि अगर रिसोर्सेज
अगर क्या होंगी, रिसोर्सेज जो हैं अगर ये लिमिटिंग है तो मुझे कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, सिग्मोइड ग्राफ देखने को मिलेगा। कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, सिग्मोइड टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। सिग्मोइड टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। इसमें इक्वेशन क्या है, यहाँ सही से नहीं लिखूँ, मैं लिख देता हूँ dN/dt इक्वल्स टू RN, या फिर दूसरी NT इक्वल्स टू N0 की पावर, अच्छा सॉरी गलत बता दिया। ये तो क्या है, लिमिटिंग रिसोर्सेज है ना, तो लिमिटिंग वाले में ये वाली इक्वेशन नहीं आएगी। लिमिटिंग वाले में इक्वेशन आएगी ये वाली dN/dt इक्वल्स टू RN K माइनस N/K। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, N का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T। R का मतलब क्या होता है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को याद कर लेना। K का मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यानी वो वाली कैपेसिटी, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बढ़ नहीं पाएंगे, तो वो इन्वायरमेंट कितने ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट कर सकता है अपने अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। फिर दूसरा वाला, अगर रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, तब कैसा आएगा, जे शेप का मॉडल आता है, यानी एक्सपोनेंशियल कर्व मॉडल आता है। इसमें इक्वेशन हो जाती है dN/dt इक्वल्स टू RN, या फिर NT इक्वल्स टू N0 की पावर RT। ठीक है, इसमें ये वाली हो जाती है। N0 का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, NT का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T, R का मतलब होता है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, E का मतलब क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम लॉगरिथम। K का मतलब क्या होता है, K क्या रिप्रेजेंट करता है, द रिसोर्स बिकम लिमिटेड एट सर्टेन पॉइंट। कुछ ना कुछ टाइम के बाद में रिसोर्सेज क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, तो वह इन्वायरमेंट कितने ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर रख सकता है, कितने ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर कैरी करवा सकता है, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। सो नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगी अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो। एवरी इन्वायरमेंट, प्रत्येक इन्वायरमेंट या फिर हैबिटेट, उनके पास क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्स ही होती हैं। ठीक है, किसको सपोर्ट करने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। हर एक इन्वायरमेंट या फिर हैबिटेट के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि मान लो एक एरिया है, इसमें दो स्पीशीज रहती हैं, पहली वाली स्पीशीज ये है और दूसरी वाली स्पीशीज मान लेते हैं ये वाली है। ठीक है, ये दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं किसी रिसोर्स के लिए, इस ट्राइंगल के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों को सेम ही चीज़ चाहिए, तो इन दोनों में से जो भी सुपीरियर वाला होगा, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, सुपीरियर वाला होगा, वो उसको तो ये वाली रिसोर्स मिल जाएगी, और जो इन्फीरियर वाला वो भूखा मर जाएगा, तो वो धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, हटता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा, और सुपीरियर वाला जो फिट है, जो कॉम्पिटिटिवली फिट है, वो सर्वाइव कर लेगा लॉन्ग टाइम तक। इसी को बोलते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कि जो सुपीरियर स्पीशीज होती है वो इन्फीरियर वाले को उस जगह से हटा देती है, एक्सटिंक्ट करवा देती हैं। इसको बोलेंगे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट कर रही है सेम टाइप की रिसोर्स के लिए, किसके लिए, सेम टाइप की रिसोर्स पे लिए, तो वो दोनों कभी भी साथ में नहीं रह सकती, वो दोनों कभी भी साथ में अपना गुजारा नहीं कर सकते। और जो इन्फीरियर वाली होगी, ठीक है, जो कमज़ोर वाली होगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी फाइनली। ठीक है, एंड तक आते आते वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ये कब लागू होगा ये वाला कॉम्पिटिशन, अगर रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है तो वो दोनों क्या करेंगे, को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिमिटेड है तो कैसे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इन्फीरियर वाली एलिमिनेट हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल हैज़ बिन मॉडिफाइड टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। ठीक है, ये इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो कंप्लीटली जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं रह सकते। वन ऑफ द प्राइमरी वे नीच शेयरिंग स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इज द कॉम्पिटिशन कॉलोनाइजेशन। हाँ, एक तरीका है वो रह सकते हैं, अगर वो जोग्राफिकल एरिया को डिवाइड कर लेगी, इतना एरिया मेरा है, इतना एरिया तुम्हारा है, मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊँगा, तुम मेरे एरिया में मत आओ। इन सिंपल टर्म्स, स्पीशीज दैट आर बेटर कॉम्पिटिटिव, या फिर इस प्रिंसिपल को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो वाली स्पीशीज जो सुपीरियर है या फिर अच्छे वाले कॉम्पिटिटर्स हैं, विल स्पेशलिस्ट, वेयर एस स्पीशीज दैट आर बेटर कॉलोनाइज आर मोर लाइकली टू बी जर्नलिस्ट। ठीक है, उनको जर्नलिस्ट कह देंगे। समझ रहे हो, जो सुपीरियर वाली है उनको स्पेशलिस्ट, जो इन्फीरियर वाली उनको जर्नलिस्ट कह देंगे। कमेंट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन अ क्लॉनफिश लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन। तो मान लो एक सी एनिमोन था, ये कुछ ऐसा,
इसके ये कुछ स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऐसे, ठीक है। और एक है अपनी फ़िश, एक है अपनी फ़िश, ये आ गई क्लोन फिश, ठीक है, ये मान लो क्लोन फिश है। क्लोन फिश के पीछे पड़ा हुआ है एक प्रीडेटर, ये वाला प्रीडेटर किसके पीछे पड़ा है? क्लोन फिश के पीछे। तो क्लोन फिश कहाँ जाके छुप गई है? सी एनीमोन के टेंटिकल्स के नीचे। अब ये जो प्रीडेटर है जब यहाँ पे आएगा तो इसको स्टिंगिंग टेंटिकल्स लगेंगे, और स्टिंगिंग टेंटिकल्स के लगने से ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्लोन फिश को क्या हो गया? प्रोटेक्शन मिल चुका है। क्लोन फिश को क्या मिल चुका है? प्रोटेक्शन मिल चुका है। तो इसको तो क्या हुआ है? क्लोन फिश को फ़ायदा। सी एनीमोन को ना तो फ़ायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ है। तो ये कैसे टाइप का एसोसिएशन है? कॉमनसेलिज्म। कैसे टाइप का है? कॉमनसेलिज्म टाइप का एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेटिंग स्पीशीज ऑफ वास्प शो म्यूचुअलिज्म विद स्पेसिफिक फिग प्लांट, ठीक है। मेंशन द बेनिफिट द फीमेल वास्प डिराइव फ्रॉम द फिग ट्री फ्रॉम सच इंटरेक्शन। कि भाई एक तो हमारा क्या है? प्लांट है, ठीक है, जैसे अंजीर फिग प्लांट है, एक तो फिग प्लांट है, और दूसरा एक इंसेक्ट है जिसका नाम है वास्प। इन दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है और इस वाले इंसेक्ट को भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। प्लांट को फ़ायदा क्या हो रहा है? द वास्प यूज द फिग प्लांट ओवरी फॉर ओवी पोजिशन। ये जो वास्प है, ठीक है, ये जो वास्प है ये तो फिग प्लांट को यूज़ कर रहा है, इसकी ओवरी को यूज़ कर रहा है फॉर ओवी पोजिशन। इसके जो भी एंग होंगे ना ये कहाँ पे ले करेगा? फिग प्लांट के ऊपर ले कर देगा। तो वास्प को तो जगह मिल जाती है अंडा ले करने के लिए, बदले में फिग प्लांट को क्या मिल जाता है? अश्योर्ड पोलिनेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पोलिनेशन मिल जाता है। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। फिग प्लांट का पोलिनेशन हो पा रहा है और इसको अंडा रखने के लिए जगह मिल जाएगी, और उसके जो डेवलपिंग एग सेल्स वगैरह होंगे या फिर डेवलपिंग लार्वा होंगे उनको क्या मिल जाएंगे? पोलन ग्रेन्स और सीड मिल जाएंगे खाने के लिए, तो नरिशमेंट मिल जाएगा। तो दोनों को फ़ायदा है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस टाइप का एसोसिएशन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। फिर नेक्स्ट पूछा भी है, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? मेंशन एनी टू एग्जाम्पल वेयर द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इन एग्रीकल्चर। कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड यानी उसके यूजेस बताने हैं तुम्हें कि भाई म्यूचुअलिज्म क्या है और जिन लोगों के बीच में म्यूचुअलिज्म हो रहा है उनको एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जा रहा है। तो देखो, म्यूचुअलिज्म एक ऐसे टाइप की पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को क्या होता है? बेनिफिट। बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिट, ठीक है। दो एग्जाम्पल जहाँ पे इनको यूज़ किया जा रहा है म्यूचुअलिज्म वाले ऑर्गेनिज्म को देखो, तो एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होती है ये होती है एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट और फंगस के बीच के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। फंगस का भी कौन सा जिनरा होता है? ग्लोमस, ठीक है। ग्लोमस जिनरा के जो फंगस होंगे और रूट ऑफ हायर प्लांट, इनके बीच का जो इंटरेक्शन इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ये देखो, रिप्रेजेंट ए क्लोज म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन अ फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में फंजाई को क्या फ़ायदा? देखो, फंजाई हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन। जो फंजाई है ये प्लांट को क्या बेनिफिट दे रही है कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे फंजाई है, तो फंजाई तो प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रही है? फॉस्फोरस वगैरह एब्जॉर्ब करके दे रही है। बदले में प्लांट इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे रहा है। तो प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है और फंजाई को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये एसोसिएशन कैसा है? म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। इसको एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस वगैरह प्लांट को प्रोवाइड करवाने के लिए। लाइकन्स, देखो, लाइकन एक एसोसिएशन होता है बिटवीन अ फंगल कंपोनेंट एंड एन एल्गल कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? माइकोबियोंट, माइकोबाइंट, एंड एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? फाइकोबाइंट। तो दोनों टाइप का एसोसिएशन है, दोनों को फायदा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइकन। रिप्रेजेंट द इंटीमेट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, कंपल्सरी म्यूचुअल रिलेशनशिप है एक फंगस के बीच में और एक फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के बीच में। फंगस तो क्या करता है? न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड कर देगा और बदले में एल्गी क्या फूड प्रिपेयर करके किसको दे देगी? फंगस को दे देगी। तो इसको हम बोलते हैं लाइकन। लाइकन के बारे में एक चीज़ और याद करना, लाइकन आर द गुड SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। SO2 पॉल्यूशन है या नहीं उस इन्वायरमेंट में हम लाइकन को देख के बता सकते हैं। अगर लाइकन ग्रो नहीं कर रहे हैं तो SO2 पॉल्यूटेड एरिया है वो, लाइकन ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे SO2 पॉल्यूशन नहीं है। गिव 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स बताओ जो पॉपुलेशन के पास होते हैं लेकिन इंडिविजुअल के पास नहीं होते। देखो, पॉपुलेशन के पास क्या होता है? एज रेशियो होता है, ठीक है, कि कुछ लोग
बिलो 18 है, कुछ 18 to 45 है, कुछ अबव 45 है। तो पॉपुलेशन के पास तो क्या होता है, एज रेशियो होता है, लेकिन इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर एज होती है। ठीक है, पॉपुलेशन का क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, सेक्स रेशियो होता है, एज ग्रुप, सॉरी, पॉपुलेशन का तो एज ग्रुप होता है और इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर एज होती है। पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है कि भाई मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल होगा या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सेक्स होगा। पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है, बर्थ रेट होती है कि पहले इतने लोग थे, उनमें से कितने लोग नए पैदा हो गए, लेकिन इंडिविजुअल में ओनली बर्थ होती है, या तो वो जन्म लिया होगा या मरा होगा या फिर डेथ हुई होगी। ठीक है, और पॉपुलेशन में क्या होगी, डेथ रेट होती है। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पॉपुलेशन के पास होते हैं लेकिन इंडिविजुअल के पास नहीं होते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट किसके पास है, पॉपुलेशन के पास, इंडिविजुअल के पास नहीं है। देखो पॉपुलेशन की क्या होती है, साइज़ होती है, डेंसिटी होती है। ठीक है, कि कितने लोग हैं, कितने पाए जा रहे हैं, उन पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन चलता है, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म। पॉपुलेशन की क्या होती है, बर्थ रेट होती है, यानी नेटेलिटी वगैरह होती है, नेटेलिटी यानी बर्थ रेट वगैरह होती है। बर्थ रेट की डेफिनेशन देख लेना कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल्स में कितने नए लोग और हुए हैं। डेथ रेट का मतलब है कि गिवन टाइम पीरियड में कितने लोग मरे हैं फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको हम बोलते हैं डेथ रेट, इसको हम बोलेंगे डेथ रेट। व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड द बायोम, इसको याद कर लेना। पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन होती है, ऑर्गेनिजम्स होती है एंड द कम्युनिटी एंड बायोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऑर्किड प्लांट है, इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। एक ऑर्किड प्लांट है, ठीक है, ये एक मान लो मैंगो ट्री है, ये इसकी ब्रांच है मान लो, ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, इस ऑर्किड प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, सॉरी ये मैंगो प्लांट है, इसके ऊपर ग्रो कर रहा है एक ऑर्किड प्लांट। ये टाइप का क्वेश्चन कैसा है, देखो कई बार क्या होता है कि जो ग्रेट कैनोपीज़ वगैरह होती है, तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं नीचे जो रहते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिल पाती। क्यों, क्योंकि सारी सनलाइट तो कौन खा जाते हैं, ऊपर वाले प्लांट तक ही रह जाते हैं, तो यहाँ तक तो सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती, यहाँ तक तो सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती। तो ये प्लांट क्या करते हैं, इनमें से कुछ प्लांट यहाँ पे, अगर यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे तो इनको भी सनलाइट मिल जाएगी, इनको भी क्या मिल जाएगी, सनलाइट मिल जाएगी। तो इसका तो फ़ायदा हो गया, ऑर्किड प्लांट का तो क्या हो चुका है, फ़ायदा हो चुका है। मैंगो प्लांट का ना तो नुकसान हुआ है ना ही फ़ायदा हुआ है। तो ये टाइप का क्वेश्चन कैसा है, कॉमनसेलिज्म। ये टाइप का क्वेश्चन कैसा है, कॉमनसेलिज्म। तो ऑर्किड प्लांट जो एक एपिफाइट होता है, यानी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा होता है, यानी किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, मैंगो प्लांट के ऊपर, ये टाइप की एसोसिएशन क्या कहलाती है, कॉमनसेलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉमनसेलिज्म। ऑर्किड को तो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, बाय गेटिंग द शेल्टर, शेल्टर वगैरह मिल रहा है, सनलाइट वगैरह मिल पा रही है प्रॉपर्ली उसको, लेकिन जो मैंगो प्लांट है ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है और ना ही उसको नुकसान हो रहा है। तो ये एसोसिएशन कैसा है, कॉमनसेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, कि भाई एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, ये कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है, डिपेंड करता है उसमें रिसोर्सेज कितनी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के, डेट कैन बी सस्टेन्ड, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह सकते हैं ईजिली, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी, उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी। आउट ऑफ 2 पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विच वन ऑफ मोर रियलिस्टिक। 2 पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक तो होता है लॉजिस्टिक और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। दोनों में से मोर रियलिस्टिक कौन सा होता है, दोनों में से होता है लॉजिस्टिक वाला, एस शेप वाला, ठीक है। लॉजिस्टिक और एस शेप ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक, ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। क्यों, क्योंकि नेचर में कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होती है। बिकॉज नो पॉपुलेशन कैन कंटिन्यू टू ग्रो, कोई पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी एक हद से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज क्या हो वहाँ पे लिमिटेड हो। तो ये वाला क्या है, रियलिस्टिक होता है, क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड थोड़ी ना है। व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस, व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, तो मान लो कि तुम है ना एक पहाड़ वगैरह पे जा रहे हो या फिर रोहतांग पास पे जा रहे हो, तो जैसे जैसे तुम हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो तुम्हें क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तुम्हें क्या होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस में देखो क्या होता है कि अब यहाँ पे प्रेशर कम हो चुका है, प्रेशर कम हो चुका है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सही से बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही होगी, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, इनफ ऑक्सीजन तुम्हारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, नोजिया, जी घबराना, थकान,
हार्ट पाल्पिटेशंस वगैरह, ठीक है, हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो जाना, तो ये सारे सिम्टम तुम्हें देखने को मिलेंगे। और अगर एल्टीट्यूड सिकनेस होती है तो बॉडी उसको ओवरकम करने के लिए अपने अंदर क्या क्या एडेप्टेशन लेके आती है। तो ये एडेप्टेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन था जो ये कट चुका है, फिर भी देख लेते हैं। तो बॉडी का पहला एडेप्टेशन तो होता है कि वो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। अगर ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर एल्टीट्यूड पे बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, तो बॉडी क्या करेगी, अब आरबीसी का अमाउंट बढ़ा देगी। आरबीसी का अमाउंट बढ़ेगा तो कुछ और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगा ना, तो आरबीसी का अमाउंट बढ़ा देगी। अब तुम्हें लगेगा कि देखो कि इनके बीच में सही से बॉन्ड नहीं बन रहा, तो बॉडी को क्या करवाना चाहिए, इनकी एफिनिटी, इनका लगाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, उल्टा होता है इसका। इन दोनों के बीच का लगाव कम और होता है। क्यों कम होता है कि मान लो आरबीसी बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चल रहा है ऑक्सीजन का, अगर इसकी एफिनिटी बढ़ा देंगे हम, किसकी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, तो जैसे ही टिश्यू साइड पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं। ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं तो सेल को मिलेगा कैसे ऑक्सीजन, तो इनकी एफिनिटी को कम करवाना होगा ना इनको लगाव को, ताकि इजीली ऑक्सीजन को जाने दे सेल तक, इसलिए इनकी एफिनिटी कम हो जाएगी। और तीसरा क्या है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है। ये अडेप्टेशन हो गए हैं। ऑर्किड फ्लावर और फाइरस को इवॉल्व टू मेंटेन अ रिजेम्बलेंस ऑफ इस पेटल टू फीमेल बी। इसको ये किसका एग्जाम्पल है, सूडो कॉपुलेशन का, सूडो COPULA कॉपुलेशन, या फिर सेक्सुअल डिसीट, डिसीट यानी धोखा, ठीक है, सूडो कॉपुलेशन या फिर सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल है। कौन, और फाइरस, ठीक है, एंड द फीमेल बी, सॉरी, और फाइरस एंड द मेल बी। देखो कैसे एग्जाम्पल है, ये जो है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, सेक्सुअल डिसीट का, कि मतलब धोखा हो रहा है। कैसे हो रहा है, मान लो एक यहाँ पे प्लांट है, उसका मान लो फ्लावर है, ठीक है, चलो थोड़ा सही से बनाते हैं। तो इसका फ्लावर पहले ऐसा था, अब एक बी थी, ठीक है, एक मेल बी है जो इसको पोलिनेट करने आ रहा है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो इसका नेचुरल पोलिनेटर है, लेकिन ये हमेशा इसके पास आता नहीं था। तो इस फ्लावर ने क्या किया, अपने अंदर एडेप्टेशन ले आया और अपने आप को कुछ, अपने फ्लावर को कुछ ऐसा बनाने लग गया, कुछ ऐसा, जो दिखने में अब कैसा लग रहा है, फीमेल फ्लावर जैसा लग रहा है, जो दिखने में, सॉरी, फीमेल बी जैसा लग रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है, फीमेल बी जैसा। ये क्या है, मेल बी था इसका पोलिनेटर, तो ये यहाँ तक आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो अब इसको बुलाने के लिए इसने अपने फ्लावर को कैसा बना लिया, फिश की फीमेल बी जैसा बना लिया। तो अब ये देखता है कि ये फीमेल है, तो ये इसके पास आता है तो इसको, इसके ऊपर बैठ जाता है, बैठने के बाद वहाँ पे पोलन ग्रेन छोड़ देता है, तो फ्लावर को तो फ़ायदा हो गया, ठीक है। इसको क्या हुआ, इसको क्या हो गया, धोखा हो गया। इसको ये क्या बोलेगा, गद्दारी कर बे, ठीक है, इसके साथ गद्दारी कर बे हो गया। तो ये वाला, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर थोड़ी ना है, तो मुझे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने, जल्दी से देखते हैं इसको। तो ये इसमें सेक्सुअल डिसीट देखने को मिलती है। दो मेल भी होती है, ये अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, एक फीमेल सूडो कॉपुलेशन करने के लिए एक फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों, क्योंकि फ्लावर जो होता है ये अपने आप को उस मेल बी के पार्टनर की तरह रिजेंबल करवाता है। अब मेल बी ट्रांसफर, तो मेल बी क्या कर देगा, वहाँ पे ट्रांसफर कर देता है पोलन ग्रेन, ठीक है। व्हेन द सेम बी सूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर, ठीक है, और जब दूसरे फ्लावर के पास भी सूडो कॉपुलेशन करने के लिए जाएगा तो वहाँ पे भी अपने पोलन ग्रेन्स वगैरह या फिर चीज़ें मिक्स कर देगा, तो हेल्प कर रहा है किसमें, पोलिनेशन में। और फायरस डज दिस इन ऑर्डर नॉट टू मेक पोलिनेशन सक्सेस रिड्यूस अनलेस इट कोइवॉल्व, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फ्लावर है, अगर मान लो इस बी के अंदर कोई चेंज आते हैं, मेल बी के अंदर, तो इस फ्लावर को भी अपने अंदर चेंज लाने होंगे ना, ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे क्या चलेगा, को इवोल्यूशन चलेगा। यहाँ पे क्या चलता है, को इवोल्यूशन चलता है, ठीक है। बस ये था कि अगर मेल में चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस फ्लावर भी अपने अंदर लाएगा, मेल बी के अंदर चेंजेस आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं लाएगा तो वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा ना मेल बी वहाँ पे, इसलिए। डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ऑफ डायग्राम अलॉन्ग विद द कर्व। क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएगा आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लेना। दिस काइंड ऑफ कर्व इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ अंडर पॉपुलेशन और रेंडर। देखो कोई डियर वगैरह की पॉपुलेशन है, अगर उनको बहुत ज़्यादा खाना मिल जाएगा और उनका कोई प्रीडेटर भी नहीं है उस इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, जे शेप का आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, जे शेप का, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। वंस दे गेट अडप्टेड दे मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अपनी तादाद बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में रिसोर्सेज तो भाई कुछ कम होने लग जाएगी, तो फिर वो स्टेबल टाइप का हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ये बता रखा है, ठीक है। जे शेप का ग्राफ हो गया, उसकी इक्वेशन क्या होगी,
dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn। फिर तुम्हें से पूछा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या होगा। ये वाला कब होगा, जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। इसमें 3 फेज आते हैं, लैग फेज, लॉग फेज एंड द स्टेशनरी फेज। देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सबसे पहले देखो वो जो पॉपुलेशन है अब वो धीरे धीरे ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, अभी बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बहुत ही स्लो ग्रो कर रही है, तो ये वाला फेज कैसा है, लैग फेज। फिर वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, तो ये वाला फेज कौन सा है, लॉग फेज। ठीक है, लॉग फेज चल रहा है ये वाला। और लॉग फेज आने के बाद में जैसे रिसोर्स लिमिटेड हो गई तो वो स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं। वो किसकी तरफ भाग रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी तरफ भाग रहे हैं, हम स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो ये वाला कौन सा फेज है, स्टेबल फेज है। ये वाला कौन सा फेज है, स्टेबल फेज है। ठीक है, वापस से देखेंगे, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे फिर से। तो एक होता है लैग फेज, इट इज कंसिडर टू बी एन अर्ली फेज। ये वाला फेज कौन सा होता है, अर्ली, सबसे स्टार्टिंग में आता है, जहां पे बहुत ही कम ग्रोथ होती है या फिर ग्रोथ होती ही नहीं है। द लेग फेज इज वन इन विच द अंडर पॉपुलेशन ऑफ सेल अडेप्ट। यहाँ पे सेल्स वगैरह फिर पॉपुलेशन क्या कर रही है, अपने आप को इस इन्वायरमेंट में ढाल रही है, अभी सीख रही हैं चीज़ें। ठीक है, फिर आता है लॉग फेज। लॉग फेज क्या है, अब उस पॉपुलेशन ने रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है, अपनी नंबर इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, ठीक है, फास्टर कर दिया है। तो ये वाला फेज कौन सा है, लॉग फेज। लॉग फेज के बाद में आता है स्टेशनरी फेज या फिर स्टडी फेज। सून आफ्टर द नंबर, फिर क्या होगा, अब पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती गई बहुत ज़्यादा, लेकिन रिसोर्सेज क्या हो चुकी हैं, अब लिमिटेड हो चुकी हैं। तो अब जितना बढ़ रहे थे पहले उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, जितने लोग नए हो रहे हैं उतने ही लोग मर भी रहे हैं। तो अब ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्टेबलाइज की तरफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज या फिर स्टेबलाइजिंग फेज। देखो अब ये वाला जो ग्राफ है ये है जे शेप, ये वाला कैसा है, जे शेप। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल भी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल भी। इसकी इक्वेशन ये वाली हो चुकी है, ठीक है, ए वाला ग्राफ ये हो चुका है। जब रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, जब रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, तो कोई भी पॉपुलेशन क्या करेगी, अल्टीमेटली ग्रो करती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, तो बी वाला ग्राफ आता है, बी वाला यानी सिग्मोइड ग्राफ। ठीक है, सिग्मोइड या फिर एस शेप या फिर कह सकते हो लॉजिस्टिक ग्राफ मॉडल, ग्रोथ मॉडल, एलओजीए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, या फिर जहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। तो ये वाला एस शेप का ग्राफ आएगा। इसमें पहले वाला फेज़ क्या आ जाएगा, ये वाला फेज़ क्या है, लैग फेज़। फिर इसके बाद कौन सा आता है, लॉग फेज़। फिर कौन सा फेज़ आएगा, फिर स्टेशनरी फेज। फिर कौन सा आएगा, STATIONARO, स्टेशनरी फेज आ चुका है। ठीक है, ये ग्राफ मॉडल हो गए। ये वाला ग्राफ आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे क्योंकि ये पक्का आएगा। व्हाट इज़ द एज पिरामिड, एज पिरामिड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एज पिरामिड के बारे में हमें बता देना है। तो देखो यहाँ पे 3 टाइप के एज पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला तो होता है, देखो ए वाला कैसा है, एक्सपेंडिंग टाइप का, EXPANDING। बी वाला थोड़ा सा कैसा है, ए वाला एक्सपेंडिंग हो चुका है, बी वाला इसमें ऑलमोस्ट इक्वल है ये वाले। तो बी वाला कैसा है, बी वाला हो चुका है अपना स्टेबल वाला, बी वाला हो चुका है स्टेबल वाला। और सी वाले में देखो ये वाले लोग ज़्यादा हैं, ये कम हैं, ये भी कम हैं, तो सी वाला कैसा हो चुका है, सी वाला हो चुका है डिक्लाइनिंग, DECLINING। एक्सपेंडिंग मुझे एज पिरामिड देखने को मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, DEVELOPING, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये वाला देखने को मिलेगा। स्टेबल वाला किस में देखने को मिलेगा, डेवलप्ड। ठीक है, स्टेबल वाला किस में देखने को मिलेगा, DEVELO, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और ये वाला ओवर डेवलप्ड कंट्रीज़ वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, डिक्लाइनिंग वाला, जैसे कि डिक्लाइन का एग्जांपल है जैसे जापान, ठीक है, नॉर्वे, ये तो डिक्लाइनिंग के हैं। ठीक है, स्टेबल के कौन सा एग्जांपल हो सकता है, अमेरिका। और डेवलपिंग के एग्जांपल यानी एक्सपेंडिंग ग्राफ मॉडल का एग्जांपल है इंडिया, जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाइना। ठीक है, ये वाले आ जाएंगे एक्सपेंडिंग में। एक्सपेंडिंग में देखो क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंडिंग में हमें देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। एक्सपेंडिंग में क्या होता है, ऐसा बना सकते हो। ठीक है, ट्रायंगुलर टाइप का ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है, पिरामिड ट्रायंगुलर टाइप का होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज, और ये वाली पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज।
एक्सपेंडिंग वाले में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, रिप्रोडक्टिव लोग उनसे कम होते हैं, और पोस्ट बहुत ही कम होते हैं। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो यही देखो, फिर रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो इनकी तादाद बढ़ेगी, और रिप्रोडक्टिव में जाके बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो फाइनली पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। तो ये वाला ग्राफ कैसा है, एक्सपेंडिंग टाइप का, ट्रायंगुलर आएगा। स्टेबल वाले में क्या होता है, स्टेबल वाले में आता है ग्राफ बेल शेप का। कैसा आता है, बेल शेप का, कुछ ऐसा कि जितने प्री रिप्रोडक्टिव लोग हैं उतने ही क्या हैं, रिप्रोडक्टिव हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग हो जाते हैं कम। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो ये वाला ग्राफ कैसा है, स्टेबल है। जितने प्री रिप्रोडक्टिव उतने रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो ग्राफ क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, स्टेबल। और फिर आता है थोड़ा घड़े जैसी शेप का, मटके जैसी शेप का। ठीक है, कुछ ऐसा। ये ग्राफ कैसा है, अन शेप का, URN, अन शेप का ग्राफ हो चुका है। इसमें क्या, प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम हैं, पोस्ट वाले भी कम हैं, और रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हो रहे हैं। अब रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, फिर ये देखो प्री वाले ही रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, यानी कम लोग आएंगे, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये ग्राफ मॉडल्स हो चुके हैं। ये ग्राफ मॉडल भी आपको याद कर लेने हैं पॉपुलेशन के। ठीक है, एज पिरामिड्स। द एज पिरामिड वाला डिफरेंट टाइप, तो डिफरेंट टाइप के एज पिरामिड्स हमें बताने हैं। एक तो होता है एक्सपेंडिंग टाइप का, एक तो कैसा होता है, एक्सपेंडिंग टाइप का। इट इज़ ब्रॉड, नीचे वाला बेस ब्रॉड होता है। ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, हमने अभी बना के देखा है। ठीक है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रो करती जाती है रैपिडली। ठीक है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबल टाइप का, स्टेबल क्या होता है, मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ यंग एंड ओल्ड इज रिप्रेजेंटेड। स्टेबल वाले में प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट बराबर से ही होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बिकम मोर और लेस इक्वल इन साइज। ठीक है, तो स्टेबल टाइप का हो जाता है। डिक्लाइनिंग वाले में धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती जाती है। दिस टाइप ऑफ पिरामिड पॉपुलेशन डिक्रीज इन साइज, तो डिक्रीज होती जाती है साइज के अंदर, और जो बेस होता है वो भी नैरो होता है, और जो एपेक्स होता है वो भी नैरो होता है, और बीच में से थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक है, तो अन शेप का आता है, घड़े जैसी शेप का। तो ये वाला आता है डिक्लाइनिंग पिरामिड। ये वाले आपको अच्छे से कर लेने हैं। क्या क्या कर लेना, देखो एज पिरामिड वाले आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाना है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी आपको बहुत ही अच्छे से, INTRACTION इंटरेक्शन, जो कि अपना क्या क्या था, देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक तो प्लस प्लस टाइप का एसोसिएशन था जिसको अपन म्यूचुअलिज्म बोल रहे थे। एक क्या था, प्लस माइनस प्रीडेशन, प्लस माइनस पैरासिटिज्म। इसमें ये याद कर लेना, एंडो पैरासाइट क्या होंगे, एक्टो पैरासाइट क्या होंगे। एंडो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करे, एंडो अंदर सर्वाइव करे, और एक्टो वाला बाहर सर्वाइव करे। ठीक है, प्रीडेटर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, कैसे प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर और क्या होगा, दोनों को नुकसान हो रहा है यानी कॉम्पिटिशन। ठीक है, फिर एक को फायदा हो रहा है दूसरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा यानी कॉमन सेलिज्म। एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा यानी एमन सेलिज्म। और इन सब के एग्जाम्पल भी अच्छे से याद कर लेने हैं आपको। एमन सेलिज्म का एग्जाम्पल बुक में नहीं है, लेकिन आप पैरासाइट वो वाला यार केस याद कर सकते हो ना, कौन सा वाला, पेनिसिलिन वाला, पेनिसिलिन वाला। ठीक है, एमन सेलिज्म में आ जाएगा। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हो चुका है, एज पिरामिड हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपका कहाँ से बन सकता है, फिग एंड वास्प ट्री का एसोसिएशन पूछ सकते हैं, सूडो कॉपुलेशन से आ सकते हैं, सूडो COPULA सूडो कॉपुलेशन से आ सकते हैं, फिग एंड वास्प के एसोसिएशन से आ सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन मैंने बता ही दिया है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। कुछ एडेप्टेशन होते हैं जैसे कंगारू रैट में क्या होता है, वो सब हालांकि कट चुका है, लेकिन फिर भी क्लास में करवाया हुआ है तो आपको आते तो हैं। अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत वहाँ से रिलेट करके लिख देना, बाकी आने के चांसेस नहीं है उसके। ठीक है, डेट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं कल।